नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखते हैं भारत के संविधान में वर्णित महान्यायवादी के एक पद को, जिसका कि वर्णन अर्थात हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल की, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 अर्थात 76 में किया गया है। तो सबसे पहले जब भी हम बात करें महान्यायवादी की, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये महान्यायवादी का पद कैसा पद है, ठीक है? और अगर इसे भारत के संविधान में लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं, ठीक है? इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है? यह काम क्या करता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? जिससे आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहें समय-समय पर। जैसे-जैसे मैं आपको वीडियो अपडेट करूँ, तो वो सारे अपडेट मिल जाएँ, ठीक है? तो देखते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो महान्यायवादी के बारे में जब भी देखें, तो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त करने से पहले यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी होता है कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसकी योग्यता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि भारत का न्यायवादी अर्थात महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जो अ, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होता है। ठीक है? उसके बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण करता है, अर्थात यह वही पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति समय-समय पर तय करता है, तथा इसे यह भी कह सकते हैं कि यह भारत सरकार का वकील होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है या फिर कानूनी अधिकारी होता है। ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है? उसके बाद यह भारत सरकार को उन सभी मामलों में कानूनी सलाह देता है जो समय-समय पर राष्ट्रपति उससे माँगता है। अर्थात यह भारत सरकार को कानूनी सलाह भी देता है, अर्थात राष्ट्रपति को अगर कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो भी यह देता है। तथा यह भारत सरकार की तरफ से भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई या पैरवी भी करता है। अर्थात कि देश के किसी भी न्यायालय में यह सुनवाई करने का अधिकारी भी होता है। तथा यह भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं देख सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि यह प्राइवेट केस भी नहीं लेता है, लेकिन यद्यपि प्राइवेट वकील की हैसियत से ऐसे मुकदमे देख सकता है जो सरकार के विरुद्ध ना हो। ठीक है? अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्रियों की भांति महान्यायवादी भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा भाषण दे सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। सबसे ज्यादा कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, क्या महान्यायवादी मत दे सकता है? तो संसद के अंदर मत नहीं दे सकता है, क्योंकि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और जिस समय महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, उस समय उसे वह सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है जो मंत्रियों को प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। महान्यायवादी के कार्यों में सहायता करने के लिए राष्ट्रपति उसका एक सहायक अर्थात सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी करता है या कर सकता है। इसे भी वह अधिकार प्राप्त होता है जो महान्यायवादी को प्राप्त है। अर्थात यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, यह पद लिया कहाँ से गया है? तो महान्यायवादी का पद इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। लेकिन यह भी देखना जरूरी होता है कि इंग्लैंड में महान्यायवादी का पद कैसा है और भारत में महान्यायवादी का पद कैसा है। तो ध्यान रखना है, इंग्लैंड में यह पद राजनीतिक है, अर्थात इंग्लैंड का विधि मंत्री जो होता है वहाँ का महान्यायवादी होता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में विधि मंत्री अलग होता है और महान्यायवादी अलग होता है, अर्थात भारत में यह पद कानूनी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी, जैसे यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यह पद इंग्लैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, भारत सरकार को उन मामलों में सलाह देता है जो राष्ट्रपति उससे मांगता है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में मुकदमा के लिए सुनवाई करने का अधिकारी होता है, तथा हमने यहाँ पे देखा है कि वह संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकारी नहीं होता है।
और इसकी सहायता के लिए राष्ट्रपति अतिरिक्त महान्यायवादी की नियुक्ति अर्थात सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। वहीं अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी मंत्रियों की भांति संसद में कार्यवाही में भाग ले सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, और आपको जब भी महान्यायवादी पढ़ना है तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है किस अनुच्छेद में है, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए कौन सा व्यक्ति अरहित या क्वालिफाइड होता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। और वह देश के किन न्यायालयों में भाग ले सकता है या सुनवाई करने का अधिकारी होता है, किस सदन में भाग ले सकता है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया है, इन सबको नोट कर लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। दोस्तों को शेयर करिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बच के रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।